किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं बल्कि जल्दी जागने पर मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 6 अप्रैल 2022 और 6 अप्रैल 2022 की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आइए इसके इम्पोर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 4 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की थीम क्या दोस्तों? सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप, सेफ होम रखी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है खाद्यान्न सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना। वहीं 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल इस दिन यह दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य और उन देशों में राष्ट्रीय खदान कार्य क्षमता स्थापित करना है दोस्तों, और विकसित करने में सहायता करना है। साथ ही साथ खदानों और विस्फोटक युद्ध अवशेष सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। दोस्तों, बात आई है प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस की। तो दोस्तों, आइए हम आपको कुछ टॉप 5 इम्पोर्टेंट डेज बताते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, 26 जनवरी, सबसे पहले आपको 26 जनवरी इंपॉर्टेंट डे ध्यान रखनी है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस की थीम क्या थी इस वर्ष की? एक डेटा संस्कृति को अपनाने और एक डेटा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना है। वहीं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, और इसकी थीम स्मृति, गरिमा और न्याय। इसको आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस वर्ष थीम चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की इस बार 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ही मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन है। भारतीय समाचार पत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेज आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न से पहले दोस्तों, आज के लिए आपका जीके बूस्टर आ गया है और जीके बूस्टर में आज हम क्या लिए हैं? आज का है दोस्तों इम्पोर्टेंट बिंदु है G8 के सदस्य देश, और दोस्तों हम आपको ट्रिक के साथ इसको याद करवाएंगे। तो आइए दोस्तों, ट्रिक के बारे में जानते हैं हम। दोस्तों, आज की ट्रिक है इसकी G8 की, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो दोस्तों, जीजा से आपको ध्यान रखना है, जी से जर्मनी, जा से जापान, का से कई, मतलब कई से कनाडा, ई से इटली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कई बार से हो जाएगा ब्रिटेन, बा से, रा से रूस, फ्रा से फ्रांस और आय से अमेरिका। आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सदस्य देश हैं? एक है जर्मनी है, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका है। तो ये G8 के सदस्य देशों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा VR। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VR को दोस्तों एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया गया है। 4 अप्रैल 2022 को अमेरिका के लॉस वेगास में के नेवादा में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया है और यह इन अवार्ड्स का 64वां संस्करण। आपको ध्यान रखना है, यह पहली बार था दोस्तों जब इस शहर में ग्रैमी पुरस्कार समारोह आयोजित किया था। किस शहर में? लॉस वेगास में। ठीक है दोस्तों। आइए कुछ महत्वपूर्ण
जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किस दिया गया है, तो सिल्क सोनिक द लीव द डोर ओपन का। वहीं सॉन्ग ऑफ द ईयर का ब्रूनो मार्स को दिया गया है। बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस फ्रू फाइटर्स। बेस्ट रैप सॉन्ग कान्ये वेस्ट। और बेस्ट पॉप सिंगर एल्बम का ध्यान रखना दोस्तों, तो इसमें दिया गया है लव फॉर सेल को दिया गया है। दोस्तों आपको ये बात इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखना है कि ग्रैमी जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बनी है और इनका नाम दोस्तों अरोज आफ्ताब। अरोज आफ्ताब ये पहली ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पाकिस्तान की महिला बनी है। वहीं दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार की बात करें तो ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। और पहला ग्रैमी पुरस्कार 4 मई 1959 को कब दिया गया था दोस्तों, 4 मई 1959 को प्रदान किया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। तो ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया दोस्तों वीआर को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि किस राज्य में गणगौर लोक उत्सव मनाया गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणगौर लोक उत्सव राजस्थान में मनाया गया। तो दोस्तों गणगौर लोक उत्सव है ये राजस्थान में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों 4 अप्रैल 2022 को राजस्थान में गणगौर का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं महिलाओं और घरों और मंदिरों में इस गौर यानी भगवान शिव और पार्वती की पूजा कर सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। दोस्तों राजस्थान में गणगौर का पर्व लोकोत्सव के रूप में सदियों से मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि विवाहित और अविवाहित सभी आयु वर्ग की सुहागिन महिलाएं गणगौर की पूजा करती हैं और ये होली के दूसरे दिन से 16 दिन तक लड़कियां प्रतिदिन ईसर गणगौर को पूजती हैं। ठीक है दोस्तों। वहीं आपको ये भी ध्यान रखना है गणगौर का जो पर्व होता है दोस्तों, जो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को ये पर्व मनाया जाता है। महिलाएं इस पर्व को विशेष रूप से मनाती हैं और मान्यता यह है कि यह गणगौर व्रत और पूजा करने से महिलाओं के सुहाग की रक्षा होती है। तो ये आपको ध्यान रखना। गणगौर शब्द की बात करें दोस्तों तो भगवान शिव और पार्वती के नाम से बना हुआ है। गण यानी भगवान शिव और गौर यानी पार्वती, इसलिए शिव पार्वती की पूजा के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किसने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा प्रसारण पोर्टल का शुभारंभ किया है अनुराग ठाकुर जी ने। जी हाँ दोस्तों, अनुराग ठाकुर जी ने प्रसारण सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। दोस्तों आइए प्रसारण सेवा पोर्टल का उद्देश्य की बात करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रसारण सेवा पोर्टल हितधारकों और आवेदकों को प्रसारण संबंधी गतिविधियों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए विभिन्न पंजीकरणों, अनुमतियों और लाइसेंसों के लिए आवेदन करने के लिए एकल बिंदु सुविधा प्रदान करेगा। वहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रसारण सेवा पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल समाधान है जिसके तहत प्रसारकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों, अनुमतियों, पंजीकरण आदि की आवेदन को जल्द दाखिल किया जा सकेगा। दोस्तों ये जो अन्य मंत्रालय के पोर्टल से भी जुड़ पाएगा। कैसे जुड़ेगा आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। प्रसारण के पोर्टल के माध्यम से अब किसी भी तरह की अनुमति के लिए मंत्रालय के विभिन्न विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे तथा वे ऑनलाइन आवेदन एवं अनुमति प्रदान कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि अनुमति में परिवर्तन करना है या शुल्क का भुगतान करना है तो भी वे इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। और इसके अतिरिक्त यह पोर्टल अन्य मंत्रालय के पोर्टल से भी जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है दोस्तों कि अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में विक्टर ऑर्बन किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विक्टर ऑर्बन हंगरी के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी। दोस्तों हंगरी के विक्टर ऑर्बन चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आइए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री वो भी चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि ये अभी हाल ही में आम चुनाव हुए जिसमें उन्हें चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए और इस पद पर ऑर्बन लगातार चौथा कार्यकाल होगा। ठीक है दोस्तों, बात आई है दोस्तों हंगरी की। हंगरी दोस्तों आपको ध्यान रखना है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों हंगरी? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वहीं आपको ध्यान रखना है कि हंगरी के बारे में कि यह यहाँ की जो राजधानी है, राजधानी क्या है दोस्तों यहाँ की राजधानी बुडापेस्ट है। क्या है दोस्तों? राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक।
साथ ही साथ आपको यही बता दें कि हंगरी मध्य यूरोप की डेन्यूब नदी के मैदान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो डेन्यूब नदी के मैदान में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में चेकोस्लोवाकिया है, पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में यूगोस्लाविया तथा पश्चिम में ऑस्ट्रिया देश हैं। इस देश में समुद्र तट नहीं है। ठीक है दोस्तों, यह ओल्प्स पर्वत, जो आल्प्स पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर केकिस है। लगभग यह 3330 फुट ऊंचा। आपको ध्यान रखना, कितनी ऊंचाई है? 3330 फुट केकस पर्वत की। ठीक। वहीं यूरोप के सबसे बड़े प्राकृतिक घास के मैदान दोस्तों यहीं हॉर्टोबैगी भी हंगरी के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में ही आता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हंगरी के हाल ही में विक्टर ऑर्बन चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजय कोचर। ऑप्शन नंबर सी, अजय कोचर दोस्तों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए कमांडेंट बन गए हैं। आइए दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अर्थात एनडीए के नए कमांडेंट कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अजय कोचर जी बन गए हैं। अजय कोचर संजीव कपूर का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे? तो संजीव कपूर का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त सेवा प्रशिक्षण संस्थान है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 7 दिसंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय पुणे, जो कि कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और अगर हम इसके मोटो की बात करें तो मोटो है सेवा परमो धर्म। ठीक दोस्तों, अब बात आई है प्रमुख नियुक्तियों की। तो आइए महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में आपको बताते हैं। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जी अशोक कुमार बने हैं। कौन बने हैं? जी अशोक कुमार बने हैं। ठीक। थल सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन नियुक्त हुए? तो उपेंद्र द्विवेदी, आपको ध्यान रखना है। रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए? तो GAV रेड्डी नियुक्त हुए हैं। वहीं भारतीय तटरक्षक ICG के नए महानिदेशक तो वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो दोस्तों महत्वपूर्ण नियुक्ति को आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ईगा स्विटेक। दोस्तों ईगा स्विटेक टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीत गई हैं। दोस्तों ये किस देश की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो बात आई ईगा स्विटेक की। वहीं दोस्तों इसले बार्टी की बात करें तो इसले बार्टी को आपको ध्यान रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और नाओमी ओसाका जापान देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको इनके बारे में भी ध्यान रखना है। आइए दोस्तों कुछ इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों पोलैंड की टेनिस स्टार खिलाड़ी हैं ईगा स्विटेक। इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल मैच में जापान की नाओमी ओसाका को 6-4, 6-0 से हरा दिया है। दोस्तों हराकर इन्होंने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है दोस्तों आइए हम बात करते हैं कुछ अन्य विजेताओं की भी। आपको पुरुष एकल की बात ध्यान रखना है कि पुरुष एकल में विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराजो हैं, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। महिला एकल में ईगा स्विटेक पोलैंड नाओमी ओसाका को हराया है। पुरुष युगल की बात करें युगल में तो पोलैंड के ही हुर्बर्ट्स और हरकाज और अमेरिका के जॉन स्नेर ने ये खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? किसने लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 पेश किया है? तो दोस्तों 2022 पेश किया है, किस देश की है? तो दोस्तों ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। किसने किया है दोस्तों? जितेंद्र सिंह ने। ठीक है दोस्तों, आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक 2022 बिल पेश किया है। दोस्तों विधेयक का क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य है अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रदान करना और अंटार्कटिक परिस्थिति तंत्र का रक्षा प्रदान करना है। दोस्तों अंटार्कटिका में 40 स्थायी अनुसंधान केंद्र हैं, इनमें मैत्री और भारतीय प्रमुख हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखना, मैत्री और भारतीय इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में पेपरों में देखा भी जा चुका है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे दोस्तों सबसे पहला है भारत और नेपाल के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत और नेपाल के बीच 4 प्रमुख समझौते हुए हैं। ठीक है ना। आपको बता दें कि PM मोदी और उनके नेपाली PM है शेर बहादुर देउबा, उनके बीच भारत और नेपाल ने रेलवे, ऊर्जा
आदि के क्षेत्र सहयोग के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से नेपाल में सोलू कॉरिडोर 132 केवी पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का उद्घाटन भी किया है और इसे भारत के सहयोग से बनाया गया। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला पॉइंट है कि हाल ही में कौन भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि कौन बन गया है सबसे अमीर? तो सबसे अमीर बन गए हैं गौतम अडानी जी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। वहीं हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना फसल पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, किसने किया है? तो ये किया है दोस्तों हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा ने इसको किया है। वहीं हाल ही में किस देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ रहा है सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में पहले स्थान पर। वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना भी शुरू की गई थी। कौशल्या मातृत्व योजना इंपॉर्टेंट योजना दोस्तों, ध्यान रखना है। अचान कमार, बादल खोल, बरनाम पारा, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं ये कहाँ हैं? तो छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों ये आज के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे करंट अफेयर्स। अब आपको ध्यान रखना है, इनको अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।